हेलो एवरीवन। सीपीसी का दूसरा डे है आज, जिसमें हम लोग आज सेक्शन 51 से लेके 96 तक चलेंगे। क्या कहता है सेक्शन 51? पहले देख ले। निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियां। निष्पादन मीन्स होता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मीन्स होता है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन यहाँ लिखा है हमने, क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मीन्स किसी चीज को कंप्लीट करा देना, करवा देना, संपन्न करा देना। पहले देखें सेक्शन को। सेक्शन क्या कह रहा है? ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि डिक्री का निष्पादन, ठीक, किस तरह से किया जाए आगे बताया गया है आपको। उन परिसीमाओं के अंतर्गत जिन्हें विहित किया गया है, निम्न तरीकों से डिक्री का निष्पादन कराएगा न्यायालय। देखें कौन सी पहला तरीका क्या है। पहले तरीके में कहा गया है विनिर्दिष्ट रूप से डिक्री किसी संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाए। जो जिस मामले में डिक्री हुई है उस संपत्ति को उस व्यक्ति को दिया जाए जिसके पक्ष में डिक्री हुई है। दूसरी बात, किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या कुर्की के बिना विक्रय द्वारा किया जाए। ठीक, डिक्री हो गई है, डिक्री के बाद कुर्की की जाए और विक्रय किया जाए, या कुर्की के बिना ही विक्रय कर दिया जाए, ऐसा न्यायालय को अधिकार है निष्पादन कराने का। तीसरी बात, जहां धारा 58 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध अनुज्ञेय है वहां गिरफ्तारी और निरोध द्वारा, ठीक, गिरफ्तारी भी की जा सकती। चौथी बात, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा किया जाए, या फिर पांचवी और आखिरी बात, ऐसी अन्य रीत से किया जाए जिसकी दिए गए अनितोष की प्रकृति अपेक्षा करे। जैसा मतलब मामला है वैसा मामले के हिसाब से न्यायालय डिसाइड करे और डिक्री का निष्पादन करा दे। फिर इसमें एक परंतुक है। परंतु जहां डिक्री धन के संदाय के लिए है वहां कारोबार में निरोध द्वारा, एक सेकेंड, गलती हो गई थी इस परंतुक में। देखिए कारोबार लिख गया था, कारागाह, एक से कारागार। जहां देखिए फिर पूरा परंतु समझ ले। परंतु जहां डिक्री धन के संदाय के लिए है वहां कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन के लिए आदेश तब तक ना दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अवलिखित कारणों से यह समाधान ना हो जाए कि निर्णीत ऋणी जो है क्या कंडीशन पैदा कर रहा है। ये नीचे लिखी गई। कहने का मतलब है यूं ही किसी निर्णीत ऋणी निर्णीत ऋणी वो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, उसको यूं ही आप कारागार में नहीं डाल देंगे, उसको कारावास नहीं दे सकते, निरुद्ध नहीं कर सकते। हाँ, अगर नीचे लिखी 4 परिस्थितियों में से कोई भी कर रहा है तो आप उसको कारागार में निरुद्ध कर सकते हैं। पहली बात, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने वाला है या उन्हें छोड़ने वाला है। अगर न्यायालय को लग जाए कि ये भाग जाएगा तो कारागार में निरुद्ध करेगा। दूसरी चीज, उसके विरुद्ध डिक्री पारित होने के पश्चात संपत्ति के किसी भाग को अंतरित कर चुका है, छिपा चुका है या हटा चुका है। डिक्री पारित होने के बाद क्या कर रहा है, वो ये हरकत कर रहा है कि संपत्ति को वहां से हटा रहा है, छुपा रहा है, तो तुरंत उसको निरुद्ध किया जाए कारागार में। तीसरी बात गा में बताई गई, डिक्री की रकम होने के पश्चात भी उसने उसके संदत करने से इनकार या अपेक्षा करता है या कर चुका है। कहने का मतलब है डिक्री की रकम होने के पश्चात भी उसने, 2 बार उसने लिख गया है, संदत करने से इनकार या अपेक्षा करता है। मतलब कहने का मतलब है उसके पास डिक्रीत ऋण देने भर की अमाउंट थी, पैसा था, फिर भी वो मना कर रहा है या उपेक्षा कर रहा है या नहीं दे रहा है, लापरवाही बरत रहा है। फिर बात आगे आ गई। चौथी बात, डिक्री उस राशि के लिए है जिसका लेखा
देने के लिए निर्णीत ऋणी जो है वैश्वासिक मीन्स खुद, जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं वैश्वासिक को, है वैश्वासिक हैसियत से आबद्ध था। कहने का मतलब है जो राशि थी जो उसके विरुद्ध डिक्री पारित हुई है निर्णीत ऋणी के, उस धन को देने के लिए वो अपने व्यक्तिगत तौर से देने के लिए आबद्ध था, फिर भी नहीं दे रहा है तो उसको कारागार में निरुद्ध करे। ये 4 कंडीशंस हैं। इसके बाद हम लोग अगली धारा पे चल रहे हैं। अब आ गए हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 पर। सीपीसी धारा 60 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी लेंदी भी है, इसको ध्यान से समझें और बहुत शब्दों पर ध्यान देना है इसके, क्योंकि बड़ी धारा है, अपने शब्द उपयोग करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी ये, इसलिए इसकी थोड़ा सा इसी तरह से लिखें। पहला पॉइंट है निम्नलिखित संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेंगी। इसमें बताया गया, पहले तो धारा को समझ लें। धारा ऊपर क्या कह रहा है पॉइंट, वो संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। बट इस धारा में बताया गया कौन कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती है। तो पहले पॉइंट में बताया गया है निम्नलिखित संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेंगी, अर्थात कौन कौन सी संपत्तियां हैं वो जो विक्रय की जाएंगी और कुर्क की जाएंगी, कुर्क और विक्रय की जाएंगी। पहली बात भूमि, गृह, यहाँ पर लिखा है भूमि, गृह या अन्य निर्माण, माल, धन, बैंक नोट, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, ये माल है। माल जैसे माल, कोई भी माल है चीज, विनिमय सरकारी प्रतिभूतियां, धन के बंधन पत्र या अन्य प्रतिभूतियां, ऋण, निगम अंश और उसके सिवाय जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित है। ठीक, कहने का मतलब है अभी आगे वर्णन किया जाएगा, परंतु हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें कुर्क और विक्रय नहीं होंगी, उनके सिवाय ये सारी संपत्तियां कुर्क और विक्रय हो सकेंगी। आगे बता दिया गया, आगे वर्णित है विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी जंगम या स्थावर संपत्ति जो ऋणीत ऋणी की है। कोई भी, चाहे जंगम मीन्स मूवेबल या स्थावर मीन्स नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, जो ऋणीत ऋणी की है या जिस पर या जिसके लाभ पर वो ऐसी व्ययन शक्ति रखता है जिसे वो अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वो निर्णीत ऋणी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो। कहने का मतलब है कोई भी मूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो खुद स्वयं निर्णी के नाम में हो या नाम में ना हो, किसी और को उसने दे रखी हो और उसका फायदा निर्णीत ऋणी उठा रहा हो, या फिर न्यास की कोई ऐसी संपत्ति है जो निर्णीत ऋणी से संबंधित है, उन सब की कुर्की की जा सकती है, उनको विक्रय किया जा सकता है। अब समझ ले मेन बात परंतु के बाद, परंतु निम्नलिखित विशिष्ट वस्तुएं ऐसे कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी विक्रय नहीं होंगी या कुर्क नहीं होंगी। पहली बात, निर्णीत ऋणी उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती। ठीक है, ये चीज कुर्क और विक्रय नहीं होंगी। दूसरी चीज, शिल्पी के औजार और जहाँ निर्णीत ऋणी कृषक है वहाँ उसके खेती के उपकरण, शिल्प मतलब जो भी कारीगर है उसके औजार वगैरह, या फिर चूंकि कृषि कारीगर होता है उसके कृषि से संबंधित उपकरण की कुर्की और विक्रय नहीं होगा। तीसरी बात, वे गृह और अन्य निर्माण जो कृषक श्रमिक या कृषक श्रमिक या घरेलू नौकर के हैं। ठीक है, इन लोगों के जो
घर है और उसके अधिभोग में है, वो उनका इस्तेमाल रहने के लिए कर रहा है, तो ऐसे श्रमिकों वगैरह के नौकर जो है उनके घरों का की कुर्की और विक्रय नहीं होगा। चौथी बात, लेखा वहियां, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पांचवी बात, नुकसान के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र। छठी बात, वैयक्तिक, वैयक्तिक मीन्स पर्सनल, स्वयं की व्यक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार। ये सारे अधिकार अभी आगे आगे पेज पे भी पॉइंट बताए गए हैं। आगे चल रहे हैं अगले पेज पर। सातवां पॉइंट है भरण पोषण की डिग्री से भिन्न। ये दो पॉइंट बहुत, 7 और 8 बहुत ही ये ध्यान से याद रखिएगा। भरण पोषण पोषण की डिग्री से भिन्न किसी डिग्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1000 और बाकी का 2/3। कहने का मतलब है प्रथम का 1000 मतलब जैसे मान लीजिए 10,000 किसी की सैलरी है, तो 1000 प्लस बचा 9,000, उसका 2/3 कर दीजिए, तो उतनी चीज उतना वेतन जो है उसका कुर्क नहीं किया जा सकता, बाकी किया जा सकता है। आठवीं बात में बताया गया भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन में वेतन का 1/3 कुर्क नहीं किया जा सकता है। ठीक, मतलब क्या हुआ, वेतन मान लीजिए 10,000 है, तो उसका आप 1/3 छोड़ दीजिए, बाकी पूरा कुर्क हो जाएगा। ठीक, फिर आ गया भविष्य निधि। 9वें पॉइंट पे भविष्य निधियां एवं ऐसी अन्य राशियां कुर्क नहीं की जा सकती। 10वां पॉइंट है निर्णीत ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अधीन संदेह सभी धन यहाँ पर लिखा है। 11वां पॉइंट है उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकारी की प्रत्याशा। प्रत्याशा कहते हैं उम्मीद, हम अगर जिएंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी, ये उम्मीद कुर्क नहीं की जा सकती या इनका विक्रय नहीं हो सकता। 12वीं और आखिरी बात, भावी भावी भरण पोषण का अधिकार। भावी भरण पोषण का अधिकार भी कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस वक्त अस्तित्व में नहीं होता। अब आ जाइए धारा 74 सिविल प्रक्रिया संहिता की, बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्पादन का प्रतिरोध। निष्पादन अभी हमने बताया था एग्जीक्यूट करना। होगा क्या इसमें, जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है, धारा समझे बहुत ध्यान से, जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के निष्पादन में विकृत स्थावर संपत्ति का क्रेता संपत्ति पर कब्जा अभिप्राप्त करने में निर्णीत ऋणी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिरुद्ध मतलब रोका गया है या बाधित किया गया है, और ऐसा प्रतिरोध या बाधा किसी न्याय संगत हेतु के बिना है, वहां डिक्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से न्यायालय निर्णीत ऋणी या ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा जो 30 दिन से अधिक न होगा, और ये अतिरिक्त निर्देश दे सकेगा कि डिक्रीदार या क्रेता को संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए। कहने का मतलब है निर्णीत ऋणी के खिलाफ डिक्री पारित हो गई कि इनको आप संपत्ति दे दीजिए, मगर वो बदतमीजी कर रहा है और क्योंकि जो जिसके पक्ष में हुई थी उसने संपत्ति बेची है, तो वो विक्रेता हो गया, तो विकृत स्थावर संपत्ति हो गई वो। अब वो जिसने खरीदा है निर्णीत ऋणी उसको कब्जा नहीं दे रहा है या कब्जे से रोक रहा है, और इस तरह से रोक रहा है कि उसको रोकने का अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसको 30 दिन तक के लिए कारावास भेजेगा और ये भी निर्देश देगा कि जो डिक्रीदार है जिसके पक्ष में डिक्री हुई है या उसने जमीन को बेच दिया है तो क्रेता है उसको संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए। ये धारा इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। धारा 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। कब कमीशन निकाला जाता है ऐसी बात बताई गई 75 में, बहुत घुमा फिरा के कई बार आता है क्वेश्चन ये। ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए। ये सेंटेंस जरूर लिखिएगा, अक्सर हम लोग नहीं लिखते हैं, नंबर कटते हैं इस पे।
टर्मिनोलॉजी ऐसी लिखिएगा जो हम लिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन ना करिएगा, मॉडिफाई हल्का सा करके ही हमने आपको मैटर दिया है, इसमें फेरबदल ना करिए। इस मैटर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लिया करिए। डे 1 से लेके डे 100 तक हर एक के साथ पीडीएफ हमने लगाया हुआ है। पीडीएफ अपने हाथ में रखिए सामने, क्योंकि कभी कभार ब्लर्ड हो जा रहा है वीडियो, तो जब नोट्स आपके हाथ में होंगे तो आपको मैटर बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी रह जाए तो हमारे चैनल @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर पर हमें मैसेज ज़रूर करें, फीडबैक दें। 75 सेक्शन क्या कह रहा है? कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय निम्न के लिए कमीशन निकाल सकेगा। पहली बात किसके लिए? किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए। दूसरी बात स्थानीय अन्वेषण करने के लिए। तीसरी बात लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन, समायोजन कहते हैं व्यवस्थित करने को, प्रॉपर तरीके से लगाने को समायोजन करने के लिए। हम लोग अगले पेज पे चलते। चौथी बात आई विभाजन करने के लिए। पांचवी बात आई कोई वैज्ञानिक तकनीक या विशेषज्ञ अन्वेषण करने के लिए। छठी बात आई ऐसी संपत्ति का विक्रय करने के लिए जो शीघ्र और प्रकृत्या मतलब अपने आप नेचुरली क्षयशील है और जो वाद या अवधारण लंबित रहने तक न्यायालय की अवरीक्षा में है। कहने का मतलब है कोई ऐसी संपत्ति है जो रखे रखे ही सड़ जाएगी और तब तक मामले को जब तक निलंबित रहता है, न्यायालय की ही कस्टडी में रहता है, रहनी है उस संपत्ति को, तो न्यायालय उसको कमीशन निकाल सकेगा। फिर आखिरी बात है कोई अनुसचिवीय कार्य करने के लिए। कोई इसके अलावा कोई ऐसा अनुसचिवीय कार्य लग रहा है, ऑफिशियल कार्य लग रहा है, ठीक, तो भी न्यायालय जो है इस मामले के लिए कमीशन निकालने की शक्ति रखता है। ये 7 मामले हैं। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 88। इसको बहुत ध्यान से समझें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक वर्ड में पूरी डेफिनेशन बदल जाती है। मतलब समझ लीजिए इसका बहुत ध्यान से। और ये एक बात और ध्यान रखिए, ये धारा आदेश 35 से रिलेटेड है। हमने ब्रैकेट में आदेश 35 लिख दिया है, कहने का मतलब आदेश 35 पूछा जाए तब भी ये धारा आप लिख देंगे वहाँ पर, क्योंकि दोनों में एक ही बात, और वो क्या है, अंतराविवाची वाद कहाँ संस्थित किया जा सकता है। पहले तो इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझ लीजिए कि अंतराविवाची वाद होता क्या है और फिर कहाँ संस्थित किया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, कहाँ दाखिल किया जाएगा। पहले समझ लीजिए सेक्शन क्या कह रहा है। जहां 2 या अधिक व्यक्ति उसी ऋण, धनराशि या अन्य जंगम या स्थावर संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं जो प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदत्त करने के लिए तैयार है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध अंतराविवाची वाद उस व्यक्ति के बारे में जिसे संदाय या परिधान किया जाए विनिश्चय अभिप्राप्त करने और अपने परित्राण कहते हैं हर जाने की रकम। परित्राण, इस वर्ड को आप लिखिएगा जरूर, और इसकी जगह कोई शब्द नहीं, परित्राण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित कर सकेगा। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हमने जो है किसी एक आदमी को कोई चीज रख दी, जैसे सुनार को आपने मान लीजिए संपत्ति रख दी, कोई आप सोना ले गए, सुनार के पास गिरवी रख दिया आपने। अब आप सुनार ने आपको कुछ पैसा दे दिया कि ये लीजिए आप, और ये हमारे पास गिरवी रखा है। अब आप और आपका भाई दोनों लोग सुनार के पास चले गए, या कोई तीसरा आदमी आपका कोई रिश्तेदार, आप और आपका रिश्तेदार दोनों लोग उसके पास गए, ये सोना हमारा है, वो कह रहा है ये सोना हमारा है। सुनार का वो सोना नहीं है, मगर वो उस व्यक्ति को देने को तैयार है जिसका वो सोना है, और अपना परित्राण मतलब अपना जो उसने पैसा दिया और उस पर जो ब्याज हुआ वो मांग रहा है वो।
अब वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि आपका सामान है, आपके रिश्तेदार का सामान है, सोना है, तो वो या तो आपके खिलाफ या आपके रिश्तेदार के खिलाफ जब वाद करेगा तो इस वाद को कहेंगे अंतराविवाची वाद। समझ गए आप? ये पता लगाने के लिए कि ये किसका है, ये कोर्ट डिसाइड करे। उसके अलावा वो उस मामले को उस आदमी को जिसका वो है उसको वो सोना दे देगा। ठीक, ये वाद होता है अंतराविवाची वाद, और ये वहां संस्थित किया जाएगा जहां मामला हो रहा है। उसके बाद एक परंतु किसमें बता दिया गया, परंतु जहां ऐसा कोई वाद लंबित है जिसमें सभी पक्षकारों के अधिकार उचित रूप से विनिश्चय किए जा सकते हैं, वहां ऐसा कोई अंतराविवाची वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है, पहले से ही कोई विवादित मामला चल रहा है कि ये संपत्ति इनकी है या उनकी है, तो जाहिर सी बात है सुनार को ज़रूरत नहीं है अब अलग से केस करने की। जब मामला निपट जाएगा वो उसको सामान पहुंचा देगा। हमने यहाँ पर आपको चैनल दे दिया, लॉ क्लासेस @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। अगर आपको कोई असुविधा है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट ये डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आपको तुरंत हमारा चैनल मिल जाएगा। उसमें सारी प्ले लिस्ट हैं, अलग अलग हैं। उसके अलावा अगर आप डे वाइज पढ़ रहे हैं तो डे 20 से हमने CPC स्टार्ट की है, तो आपको डे 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इस तरह से इवन नंबर्स में CPC मिलेगी। उसके अलावा हमने कंप्लीट IPC करा दी, तो कंप्लीट IPC का एक प्ले लिस्ट बना दी, कंप्लीट एविडेंस की एक प्ले लिस्ट बना दी, कंप्लीट CRPC की एक प्ले लिस्ट अलग से बना दी है। आप चाहे तो डे वाइज पढ़ते चले जाएं, आप चाहे तो प्ले लिस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज पढ़ते चले जाएं। आगे चलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे सब लोगों को यहाँ फ़ायदा हो। आगे बढ़ें। सॉरी, चैनल चल रहा है। अब आ जाइए आप धारा 89 CPC की धारा है ये, CPC ही पढ़ रहे हैं। CPC धारा 89 बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय के धारा क्या कह रही है, न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। इसमें पहला पॉइंट क्या बताया गया है, जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार हो सकते हैं, वहां न्यायालय समझौते के विबंध बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को उनकी टीका टिप्पणी के लिए देगा, और पक्षकारों की टीका टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय संभव समझौते के निबंधन पुनः बना सकेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर न्यायालय को लग रहा है कि मामला ऐसा है जिसमें पक्षकारों के बीच समझौता हो सकता है, सुलह हो सकती है, तो वो उनको उस मामले को पक्षकारों को देगा कि आपस में आप डिसाइड कर लीजिए टीका टिप्पणी क्या है आपकी, और फिर हमारे पास आइए। फिर उस मामले को उन दोनों पक्षों को सुनेगा, फिर उसमें समझौते के अपनी अपनी राय के साथ साथ या उन दोनों के बीच में जो बात हुई है उनके हिसाब से समझौते के निबंधन बनाएगा। और किस तरह से, या तो वो माध्यस्थम कराएगा, पहली बात बना सकेगा, और उन्हें ठीक माध्यस्थम, दूसरी बात सुलह, या तीसरी बात न्यायिक समझौते जिसके अंतर्गत लोक अदालत के माध्यम से समझौते भी हैं,
चौथी बात, बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट करेगा। ठीक, बुला ले मतलब मैटर को बुला के फिर निबंधन बनाएगा और इस तरह के लिए वो निर्दिष्ट करेगा कि या तो मध्यस्थम हो जाए, सुलह हो जाए, न्यायिक समझौते या बीच बचाव हो जाए। दूसरी बात यहाँ क्या बताई गई है, जहाँ कोई विवाद, क्या है कि विवाद किस मामले में, अब इन बातों को एक्सप्लेन किया गया है, जो ये पॉइंट बताए गए हैं इनको एक्सप्लेन कर दिया गया है। जहाँ कोई विवाद माध्यस्थम या सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया है, इन दोनों बातों को एक ही पॉइंट में ले लिया, माध्यस्थम या सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया है, वहाँ माध्यस्थता और सुलह अधिनियम के नियम लागू होंगे। ठीक, माध्यस्थता और सुलह अधिनियम के नियम मामला के अनुसार मामला सुलझाएगा कोर्ट। दूसरी बात है, यदि मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है तो लोक अदालत को इस प्रकार दिए गए मामले को लोक अदालत उसे निर्दिष्ट किए गए नियमों के अनुसार निपटाएगी। अगर लोक अदालत में पहुंच गया, जैसे न्यायिक समझौता है या लोक अदालत में होता, तो लोक अदालत को जो निर्देश मिले उन हिसाब से वो मामले को निपटा देगी। तीसरी बात, न्यायिक समझौते के अधीन निर्दिष्ट किया गया मामला लोक अदालत के नियमों के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। अगर कहीं पर न्यायिक समझौते की बात आ रही है तो सीधी सी बात है, न्यायिक समझौता एक लोक अदालत का ही एक तरीका है, इसलिए लोक अदालत के नियमों के अनुसार ही सुलझाया जाएगा। चौथी और आखिरी बात है, बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट किया गया है कोई मामला, वहां न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौता कराएगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए। कहने का मतलब है, बीच बचाव के मामले में न्यायालय देखेगा, समझौता कराएगा और उस तरह से कराएगा जैसा कि बताया गया है, विहित किया गया है, निर्दिष्ट किया गया है न्यायालय को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2019 का, मोहम्मद सिद्दीक, ये मर गए हैं, मृत है, ब्रैकेट में लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो मर जाता है उसका विधिक प्रतिनिधि उसका आगे प्रोसेस चलाता है। बनाम महंत सुरेश दास और अन्य 2019 सुप्रीम कोर्ट, ये बाबरी मस्जिद वाला मामला है। मामले को बहुत ध्यान से समझ ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा 89 के अंतर्गत न्यायालय किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने हेतु सशक्त है, इसलिए इस मामले में निर्णय दिए जाने से पूर्व इसे न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को भेजा जा रहा है। मध्यस्थता कार्रवाई बंद कमरे में हो और कार्रवाई की हर बातें गोपनीय रखी जाएं तथा 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए। कहने का मतलब है, डिसीजन देने से पहले ये मामला बाबरी मस्जिद का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को दिया था और कहा था कि आप इसको आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए, जिस पर अगर आपका समझौता हो जाता है आप लोगों के बीच में और तो ये बहुत अच्छी बात है, और 8 सप्ताह के अंदर अंदर हमें आप इसकी रिपोर्ट दे दीजिए कि आप लोगों ने क्या सलाह मशवरा किया या क्या आपके बीच में बातें हुई या क्या आप चाहते हैं। तो ये पहले मध्यस्थम के लिए दिया गया था पक्षकारों को। कौन सा बाबरी मस्जिद मामला है ये, और इसमें पक्षकार कौन थे, मोहम्मद सिद्दीक मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि, मतलब मर गए थे इसलिए विधिक प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बनाम महंत सुरेश दास और अन्य सुरेश दास और अन्य 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, ध्यान रखिएगा। वीडियो को पॉज करके केस अपने हैंड राइटिंग में लिख लिया करिए, जिससे अगर केस तो याद रहेगा और अगर 2-4 लाइनें भी आप लिख देंगे फुल मार्क्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। आगे चले, इस सेशन की आखिरी धारा है ये, ध्यान से समझिए इसको, बहुत बदल बदल के पूछी जाती है ये, मतलब पॉइंट वाइज, कभी किसी पॉइंट से प्रश्न अराइज करते हैं, कभी किसी से समझना चाहिए इस प्रश्न को कि कहाँ से आया है, समझने में गलती होती है इसमें। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92, लोक पूर्त कार्य, क्या मतलब है इसका, पहले धारा समझे हम। पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या अन्वयिक कहते रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में, या जहां ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का आदेश आवश्यक समझा जाता है, वहां महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले ऐसे 2 या अधिक व्यक्ति जिन्होंने न्यायालय की इजाजत अभी प्राप्त कर ली है,
ऐसा वाद, चाहे वो विवादास्पद विवादास्पद मीन्स विवादपूर्ण हो या नहीं, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की संपूर्ण विषय वस्तु या इसका कोई भाग स्थित है, निम्न डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित कर सकेंगे। मतलब समझ लीजिए, कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसा ट्रस्ट है जिसकी संपत्ति किसी विशिष्ट न्यायालय के अधीन आती है, चाहे वो प्रधान न्यायालय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई न्यायालय ऐसा बनाया हो विशेष कार्य के लिए, और ऐसा कोई मामला आता है जो न्यास के या लोकपूर्त कार्य के लिए जो न्यास बनाया गया है उसमें ऐसी कोई बाधा आ रही है जिसमें हम समझा जा रहा है कि न्यायालय का हस्तक्षेप ज़रूरी है, वहाँ या तो महाधिवक्ता या उस न्यास में हित रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति वाद संस्थित करेंगे उस न्यायालय में। क्या डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए, अब देखें कौन कौन सी डिग्रियां अभिप्राप्त की जा सकती। पहली बात है किसी न्यासी को हटाने की डिक्री। दूसरी बात, नए न्यासी को नियुक्त करने की डिक्री। तीसरी बात, न्यासी में किसी संपत्ति को निहित करने की डिक्री। चौथी बात, ऐसे न्यासी को हटाया जा चुका है कि कब्जे की न्यास संपत्ति को उस व्यक्ति के कब्जे में देने का निर्देश देने की डिक्री जो उसका हकदार है। कहने के बाद न्यासी हट गया, दूसरा आदमी उसकी जगह आ गया है न्यासी के तौर पर, तो उस संपत्ति जो नहीं रहा उससे उसके व्यक्ति के कब्जे में दी जाए जो अब उसका हकदार है। पांचवी बात, लेखाओं और जांचों को निर्दिष्ट करने की डिक्री। छठी बात, न्यास संपत्ति या उसके किसी भाग का पट्टे पर उठाया जाना या बंधक किया जाना या विनिमय किया जाना प्राधिकृत करने की डिग्री। ठीक, ये संपत्ति पट्टे पर कैसे उठेगी, क्या उठेगी, या कब बंधक, कौन कितने दिन तक बंधक रखी जाएगी, या विनिमय इसका किया जाए या नहीं, ये सब के लिए डिग्री अभिप्राप्त करेगा। सातवीं बात, स्कीम स्थिर करने की डिग्री। या आठवीं और आखिरी बात, ऐसा अतिरिक्त या अन्य अनुतोष अनुदत्त करने की डिग्री जो मामले की प्रकृति से अपेक्षित है। ठीक, कोई भी मामला जिससे संबंधित है उसकी डिग्री अभिप्राप्त करेगा। इन पॉइंट्स को ऐसे ही याद करिएगा, थोड़े से टिपिकल वर्ड लगेंगे, मगर आप चूंकि टिपिकल वर्ड या हिंदी के शब्द नहीं लिखते हैं, ओन लैंग्वेज लिखते हैं, तो आपको मार्किंग रफ मार्किंग होती है। जैसी रफ राइटिंग, जैसे रफ शब्द वैसी रफ मार्किंग। इसलिए अच्छे शब्द इस्तेमाल करिए, अच्छा मैटर लिखिए, मेंस में सेलेक्ट होइए, और हमारे चैनल को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। डे 1 से लेकर डे 100 तक हम आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ PDF दे रहे हैं, यही हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं PDF की फॉर्म में। उनको डाउनलोड कर लीजिए, अपने हाथ में नोट्स रखिए और हमारा मैटर समझिए, पूरी बात समझ में आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमको मैसेज करिए। और डे 1 से डे 100 तक आप सारे वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिए। देखने का सबसे बेहतर तरीका है आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम जो भी नोटिफिकेशन, जो भी नई चीज़ डालेंगे आपको तक तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद।